सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई और आप सबके एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए दोस्तों एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम दोस्तों 50 से अधिक मॉक टेस्ट जो है वो लगाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप किसी भी एग्जाम को देने बैठे, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दें, एसएससी का किसी भी एग्जाम को दें, चाहे आप जीडी का एग्जाम दें, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दें, या आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें, या आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दें, या अभी जो हमारी भर्ती आने वाली है रेलवे की, ग्रुप डी की, टेक्निकल की, किसी भी एग्जाम को आप देने बैठे, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे आपका टीचिंग का एग्जाम हो। ये प्रैक्टिस सेट मैंने इस तरह से तैयार किया है आपके लिए दोस्तों कि आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आप किसी भी एग्जाम में देने बैठेंगे तो उसमें आपको इस प्रैक्टिस से क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों हम 50 से अधिक मॉक टेस्ट इस प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों मेरे साथ ये प्रैक्टिस सेट 10 से अगर 12 आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस सेट की लगा लिए दोस्तों, तो आप पाएंगे 10 से 12 में कि आपसे दोस्तों रीजनिंग के आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जहां आपके पहले रीजनिंग में 15 से 18 नंबर आते थे, वहां 10 से 12 मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके नंबर 20 से 22 तक बढ़ जाएंगे। और अगर आपने मेरे साथ दोस्तों जो हम पूरे 50 से अधिक मॉक टेस्ट लगाएंगे, अगर आपने वो मेरे साथ लगा लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 25 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको 25 में से 25 नंबर दिला के रहूंगा। ठीक है दोस्तों, पर उसके लिए आपको मेरे साथ 50 से अधिक मॉक टेस्ट जो है रीजनिंग के लगाने पड़ेंगे। इसी वादे के साथ मैं आपको 25/25 एक वादे के साथ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इस तरह से मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया कि आप किसी भी एग्जाम को दें आपके क्वेश्चन अवश्य बने। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों सभी एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को मैंने इस तरह कवर किया है कि आप किसी भी एग्जाम को देने बैठे तो आपको क्वेश्चन अवश्य मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से दोस्तों, धुआंधार तरीके से। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ ट्रिकों की आवश्यकता होगी, और जहां कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वहां कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारा आज का रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ। तो सभी प्यारे दोस्त साथियों से निवेदन है कि पहली बार जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक अवश्य कर दे प्यारे साथी जितने भी हैं, और इस क्लास को दोस्तों शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखना। मैंने आपसे कहा एक बार आप मेरे साथ 10 से 12 प्रैक्टिस सेट लगा लें, उसके बाद आप खुद पाएंगे कि आपने जो पहले आपसे कम क्वेश्चन बनते थे वो अब अधिक क्वेश्चन बनने लगे। अब उनकी संख्या 20 से 22 हो गई है और 50 से अधिक आपने मेरे साथ मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपके, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 25 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे साथ आप सारे प्यारे साथी पढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको बाइलैंग्वेज क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे, तो आप लोग परेशान ना हो, दोनों भाषाओं में आपको ये जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आप सारे दोस्त सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़िए। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट में करा दिया वो अगला बार कभी भी आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट में ऐड करेंगे, बाकी 50 से अधिक जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको इजी से लेके मॉडर्न से लेके आपको एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी जगह आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी किसी जगह आपको लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और किसी जगह आपको लगेगा थोड़ा हार्ड तो है लेकिन थोड़ा कम हार्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मॉडर्न ऐसे जो क्वेश्चन है सारे आपको देखने को मिलेंगे, आप परेशान ना होइए। मैंने आपको जैसे बताया हर एग्जाम में दोस्तों हार्ड से हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और हर एग्जाम में इजी से इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसी तरह मैंने ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया है ताकि आप किसी भी एग्जाम को कवर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते। पढ़िए दोस्तों मेरे साथ। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है।
पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, इसमें इस शब्द का प्रयोग करके, जो हमको शब्द दिया है ना, इस शब्द का प्रयोग करके हम इन चारों विकल्पों में से कौन से शब्द ऐसा है जिसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये ढूंढना है कि किसको बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये शब्द मत ढूंढिए किसको हम बना सकते हैं, आप ये शब्द ढूंढिए हम किसको नहीं बना सकते। और हम उस शब्द को नहीं बना सकते जो इसमें अक्षर नहीं होंगे, जो अक्षर इस शब्द में नहीं होंगे, तो हम उस शब्द को कैसे यहाँ ले आएंगे, उन अक्षरों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसको ढूंढिए, ये नहीं ढूंढिए हम किस शब्द को बना सकते हैं। आप क्या ढूंढेंगे दोस्तों, हम किस शब्द को नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों, आपको सबसे पहले ढूंढना है हम किस शब्द को नहीं बना सकते। तो किस शब्द को नहीं बना सकते, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी नजर जो है वो बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया क्या शब्द है, बिल्कुल। अब आपको देखना है हम किस शब्द को नहीं बना सकते। तो दोस्तों क्या हम इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि इसमें डी है और डी कहीं भी इसमें है नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को नहीं बना सकते। क्या हम ऑप्शन नंबर बी को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसमें दोस्तों क्या है, क्यों है, क्या इस शब्द में कहीं क्यों है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या हम ऑप्शन नंबर डी को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें डी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। क्या हम ऑप्शन नंबर सी को बना सकते हैं, तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी को हम बिल्कुल बना सकते। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग करके हम कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, दिए गए विकल्प में से संबंधित चुने। तो हमको ऐसा संबंध चुनना है दोस्तों जो इन दोनों के बीच संबंध होगा, वही संबंध इन दोनों के मध्य होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो संबंध इन दोनों के मध्य होगा वही संबंध इन दोनों के मध्य होगा। तो इन दोनों के मध्य कौन कौन सा संबंध होगा, ये आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान लॉजिक लगा हुआ है इसमें। दोस्तों क्या लग रहा है, दोस्तों आपको दिख रहा है ये 15 का लगभग डबल है। क्या दिख रहा है, ये 15 का लगभग डबल है। तो कितना होगा, 15 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे, यही हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल। यानी 15 में 2 की मल्टीप्लाई की और 2 को ऐड कर दिया, यानी 15 दूनी 30। कैसे होगा दोस्तों, 15 दूनी 30, 15 में 2 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 30 और उसमें दोस्तों 2 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी को हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा आंसर मिलता है या नहीं मिलता। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 32 में 2 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 होता है। कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। उसमें 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका संबंध क्या है, पहले 2 की मल्टीप्लाई की गई है, उसके बाद 2 को ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ सभी प्यारे साथी, पढ़िए दोस्तों। जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना है, बुद्धि वाला सवाल है, आप अपनी लॉजिक जो है वो लगा के देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती ऐसी सवालों में, सिर्फ आपका माइंड जो है वो काम करता है। तो बताइए दोस्तों, जैसे स्कूल संबंधित है शिक्षा, यानी कि स्कूल में क्या दी जाती है दोस्तों, स्कूल में शिक्षा ही तो दी जाती है, पढ़ाई तो होती है, तो शिक्षा ही तो दी जाती है। तो अस्पताल में क्या दिया जाता है दोस्तों, क्या मरीज दिया जाता है, नहीं, मरीज तो आते हैं ना, मरीज तो आते हैं। तो अस्पताल में क्या दिया जाता है, अस्पताल में इलाज दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, अस्पताल में इलाज दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता दोस्तों कि स्कूल से अध्यापक का संबंध है, तो अध्यापक कहाँ रहते हैं, स्कूल में रहते हैं। तो उसी प्रकार अस्पताल में कौन रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों, डॉक्टर रहते हैं। जैसे अगर आपको दे दे स्कूल में विद्यार्थी रहते हैं, तो अस्पताल में कौन रहेंगे, मरीज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको संबंध बनाना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह हमसे संबंध पूछा गया है उसी तरह से हमको संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा नहीं बता सकते कि एक में आपको स्कूल से अध्यापक का संबंध है और आप अस्पताल में उसका लगा दें मरीज का, ऐसा नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे साथी, आप सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे एक बार मेरे साथ, पढ़िए दोस्तों। 5 मित्र PQRST, कौन दोस्तों, 5 मित्र है PQRS और T। ठीक है दोस्तों, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। किधर बैठे हैं दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों,
एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है दोस्तों। क्यू है आर के निकट बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड, और तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है ये हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो ये आपको बताना है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। तो 5 दोस्त हैं दोस्तों, 5 दोस्तों को किधर मुख करके बैठे हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, ठीक है दोस्तों। उत्तर दिशा किधर होती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये दिशाएं हमने बना ली, इधर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा होगी, इधर यानी दक्षिण यानी साउथ दिशा होगी, इधर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होगी, और इधर ईस्ट यानी पूर्व दिशा होगी। तो ये 4 हमारी दिशाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 दोस्त हैं, अभी हमको नहीं पता कौन सा किधर बैठा है, ठीक है दोस्तों। एस जो बैठा है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। एस जो बैठा है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है। तो एस जो बैठा है ना दोस्तों, वो टी और क्यू के बीच में बैठा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू और टी एस के बीच में यहाँ पे भी बैठा है, यानी क्यू इधर भी हो सकता है और क्यू इधर भी हो सकता है। तो हम दोनों लॉजिकों को लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। क्यू है आर के निकटतम बाईं, क्यू जो है आर के निकटतम बाईं ओर है, यानी आर का बायां किधर होगा दोस्तों। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे तो आर का बायां किधर होगा, इधर होगा, यानी पश्चिम की तरफ। तो क्यू कहाँ बैठा होगा, इधर बैठा होगा, इधर ही बैठा होगा ना। तो बिल्कुल क्या क्यू को हम दोस्तों इसमें बैठा सकते हैं। अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूं तो ये तो क्यू तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर के किधर हो जाएगा, आर के किधर हो जाएगा, राइट हैंड पे हो जाएगा, आर के राइट हैंड पे हो जाएगा। यानी ये वाला तो लॉजिक गलत हो गया, यानी इस तरह बैठे तो क्यू कहाँ, आर कहाँ बैठा होगा, आर यहाँ बैठा होगा। अगर आर यहाँ बैठा है तभी तो ये क्यू के बाईं ओर रखेगा दोस्तों, तभी तो क्यू दोस्तों आर के बाईं तरफ है, आर के लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, तभी ये ऐसे बैठेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। पी है टी के निकटतम बाईं ओर, पी जो है वो टी के निकटतम बाईं ओर है। तो पी कौन होगा, टी के निकटतम बाईं ओर, इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऊपर बैठा लेते हैं, पी टी एस क्यू आर, ये बैठ गए दोस्तों पांचों दोस्त, बिल्कुल बैठ गए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे बैठे होंगे, ठीक है। अब हमसे आगे पूछा क्या गया, तो हमसे पूछा गया बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है एस। कौन बैठा है, एस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछे बीच में कौन बैठा है तो भी आप बता देंगे। आपसे पूछे दाईं ओर कौन बैठा है यानी राइट हैंड कौन बैठा है तो आप बता देंगे आर बैठा है। आपसे पूछे लेफ्ट हैंड कौन बैठा है तो आप बता देंगे पी बैठा है। आपसे कुछ भी पूछे तो आप बता देंगे। बस आपको ये बैठाने जो है वो आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया बीच में कौन बैठा है, बीच में एस बैठा है। नेक्स्ट चलें दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे सभी प्यारे साथी। पढ़िए दोस्तों। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम हमको चुनना है, यानी ऑड जो है हमको वो छांटना है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लॉजिक लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं एक क्रम बताऊंगा, उसी क्रम में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। एक ऑर्डर में आपको बता देता हूँ, उस क्रम में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। फॉलो करना है तो कैसे करेंगे, 5 तरह का आपको नियम को अप्लाई करना है। क्या दोस्तों, 5 नियमों को आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको देखना है प्राइम नंबर। क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है प्राइम नंबर। ये जो हमको सीरीज दी हुई है इसमें कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, अगर प्राइम नंबर है तो हम उसको लगा लेंगे। ये होता क्या है दोस्तों, वैसे विषम नंबर तो मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 नंबर आपको एक जैसे दिए होंगे जिसमें एक जैसा लॉजिक लग रहा होगा, और एक नंबर आपको ऐसा दिया गया होगा जिसमें एक भिन्न लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से होता है। ऐसा आप ना छाट लें कि 2 लॉजिक किसी और में लग रहे हैं, 2 लॉजिक किसी और में अलग से लग रहे हैं, तो ऐसा लॉजिक नहीं लगता। इस तरह के सवाल में 3 जो आपको विकल्प दिए गए होंगे उनमें एक लॉजिक लग रहा होगा, और एक जो चौथा आपको विकल्प दिया गया होगा उसमें अलग लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। तो उसमें अलग लॉजिक लग रहा होगा। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, उसके बाद आपको देखना है ऑड या इवन। क्या देखना है दोस्तों, उसके बाद आपको देखना है ऑड या इवन। क्या देखना है, ऑड या इवन, यानी कि सम और विषम के आपको ढूंढना है, ठीक है। सम और विषम का लॉजिक भी काफी देखने को मिलता है। जैसे आपको दे देगा 3 आपको नंबर ऐसे विषम या सम करके दे देगा, और 1 नंबर आपको अलग से दे देगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो नियम है दोस्तों वो है हमारा नियम है स्क्वायर या क्यूब का। किसका है दोस्तों, स्क्वायर या क्यूब का जो हमारा नियम है वो फॉलो करता है। यानी कि आपको कुछ नंबर 3 नंबर ऐसे दे देगा जो स्क्वायर होंगे, 1 नंबर आपको ऐसे दे देगा जो क्यूब होगा, या आपको इस तरह भी दे सकता है 3 आपको क्यूब दे दे, 1 आपको स्क्वायर दे दे। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या दोस्तों, इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब जो है वो याद होने
आने चाहिए, कम से कम आपको 20 तक तो स्क्वायर और क्यूब जो है वो आने चाहिए। ठीक है दोस्तों। चौथा जो हमारा नियम क्या कहता है, चौथा हमारा नियम कहता है दोस्तों डिविजिबिलिटी का रूल। क्या कहता है, डिविजिबिलिटी का रूल लगा के देखते हैं। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से भाग होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते। तो आपको इसमें ऐसा भी दे सकता है, 3 नंबर ऐसे होंगे जो 2 से भाग हो रहे होंगे, एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से भाग नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों। और आपको ऐसे भी दे सकता है कि बाकी नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा कि प्राइम जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और हमको सबसे ज्यादा जो अहमियत देनी है वो किसको देनी है, प्राइम नंबर को देनी है, आप ये याद रखेंगे। और पांचवा और अंतिम नियम क्या है दोस्तों हमारा, पांचवा और अंतिम नियम है दोस्तों ऐड ऑल का। क्या दोस्तों, ऐड ऑल का नियम हमारा क्या है, ये पांचवा और अंतिम नियम होगा। अब ये ऐड ऑल क्या होता है दोस्तों, ऐड ऑल मतलब होता है सभी नंबर, ये जितना हमको डिजिट दी हुई है इन सभी को आपस में ऐड करना। ठीक है दोस्तों। इससे हमको ये पता चल जाता है कि इसमें प्राइम नंबर लगा हुआ है या इसमें ऑड नंबर लगा हुआ है या इवन नंबर लगा हुआ है, तो ऐसा हमको दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को चेक करेंगे। क्या दोस्तों, प्राइम नंबर को चेक करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, 23 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है 23 एक प्राइम नंबर है दोस्तों। 43 भी एक प्राइम नंबर है दोस्तों, है ना। 63 क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या दोस्तों, 63 एक प्राइम नंबर नहीं है। और 53 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल 53 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों। तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसमें आपको ऐसा लॉजिक नहीं दिया होगा दोस्तों, आपको लॉजिक क्या दिया जाता है, आपको एक प्राइम नंबर छांट के दे दिया जाता है। अगर हम इस तरह से लॉजिक लगाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम इस तरह से ढूंढने के प्राइम नंबर के बेस से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें कोई और लॉजिक लगाएं, वैसे तो ये प्राइम नंबर का है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्राइम नंबर जो है उसी को महत्वपूर्ण मानना है हमको। उसके बाद हम ऑड या इवन का लगाएं तो इसमें दोस्तों सारे नंबर आपको कैसे दिख रहे होंगे, ऑड नंबर दिख रहे होंगे, यानी विषम नंबर दिख रहे होंगे, तो ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। क्या आप इसमें स्क्वायर या क्यूब वाला लगा सकते हैं, नहीं, आपको इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो स्क्वायर या क्यूब के नजदीक हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। तो इसमें दोस्तों डिविजिबिलिटी का रूल हम लगाएंगे तो ऐसा ये कोई नंबर नहीं है जो किसी से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन 63 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, बाकी तो ये प्राइम नंबर है ना दोस्तों। उसके बाद हम लगाएंगे एड ऑल। क्या दोस्तों, एड ऑल। एड ऑल को कैसे लगाएंगे तो मैं ये आपको बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले इन डिजिटों को आपस में ऐड करते हैं, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और 5 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से देखें दोस्तों, यानी ये जो 3 नंबर है ये आपको ऑड नंबर दिख रहे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे, ऑड नंबर दिख रहे होंगे। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक इवन नंबर दिख रहा होगा। अगर हम एड ऑल का लॉजिक लेके चले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम किसको अहमियत देना है दोस्तों, हमको प्राइम नंबर को अहमियत देना है। तो हम किसको सही मानेंगे दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही आंसर मानेंगे। ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, पढ़िए दोस्तों एक बार मेरे साथ, सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे, पढ़िए। यदि किसी कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है और ACHE को 3950 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट की नंबरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, वो आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। ए से लेके जेड तक के नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। आप लिखने बैठेंगे तो काफी समय लग जाएगा, हमको समय बचाना है। कैसे हम 5 से 10 सेकंड में अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको ट्रिक लगानी है। तो इसके लिए आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों अल्फाबेट की नंबरिंग की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, आपको बहुत सी जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या दोस्तों, बहुत सी जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सिर्फ क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाते हैं, हमारा आंसर क्वेश्चन से ही आ जाता है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिस्को, यहाँ पे डिस्को दिया हुआ है, यहाँ पे AHE दिया हुआ है, तो इन्हीं कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनके मेल से हेड बना है। यानी कि H दोस्तों, क्या इसमें H नहीं है, बिल्कुल H है, ये देखिए H है। क्या इसमें E नहीं है, बिल्कुल E है दोस्तों, ये री E। क्या इसमें A नहीं है, बिल्कुल ये री A दोस्तों। क्या इसमें D नहीं है, बिल्कुल ये री D दोस्तों। आपको लॉजिक लगाना ही नहीं, ये जो नंबर दिए हुए ना, जैसे यहाँ पे D दिया हुआ है, D का नंबर कितना है दोस्तों, 8 है, तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। H का नंबर कितना हुआ है,
तो एच का नंबर दोस्तों 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। ई का नंबर क्या दिया हुआ है? ई का नंबर 0 दिया हुआ है, यानी 0 दिया हुआ है। ठीक है। ए का नंबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? ए का नंबर दिया हुआ है 3। कितना? 3। तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही लग गया। इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो यही होगा 5038, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपसे इजी से इजी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आप इसमें सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। इसमें सिर्फ जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उनकी नंबरिंग पहले ही करके दी हुई है, बस आपको उनमें से कुछ अल्फाबेट अलग करके दे दिए और आपको उनको नंबर को ऐड करना है। ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको कैसे बना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, दोस्तों मेरे साथ सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे एक बार। दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार आएगा, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में हमको ये लगाना है। ठीक है दोस्तों। तो डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है? डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले ए अल्फाबेट आता है, उसके बाद बी आता है, सी आता है, ऐसी तो आते हैं। तो इसी क्रम में हमको ये लगाना है। तो देखिए दोस्तों कौन सा आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो सेम सेम दिए हुए हैं उनको आप काट लीजिए। जैसे यहाँ पे आई भी सेम है तो यहाँ भी आई सेम है, और एम भी सेम है, एम भी सेम है, पी सेम है, पी सेम है, तो सेम सेम काट दिया। यहाँ आई सेम, यहाँ एम सेम, यहाँ पी सेम, यहाँ आई सेम, यहाँ एम सेम, यहाँ पी सेम, तो इतना हमने काट दिया। अभी हमको नहीं पता कि कौन सा अक्षर पहले स्थान पे आएगा। अब देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ ओ दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है और यहाँ आर दिया है। तो ये जो आर दिए हैं इनको अभी आप छोड़ दीजिए। या ओ पहले आएगा या ए पहले आएगा, तो आप कहेंगे पहले ए आता है। क्या आता है? पहले ए आता है, यानी पहले जो है वो दूसरे नंबर का शब्द हमारा पहले आएगा, है ना। उसके बाद हमारा क्या आएगा? पहले नंबर का शब्द आएगा, है ना। इनको तो हम बाद में ही देखेंगे क्योंकि पहले इन दोनों में ही सुलझ ले। पहले ए आएगा या ओ आएगा? पहले ए आएगा, उसके बाद ओ आएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्या पहले आर आएगा, क्या पहले आर आएगा? आर आर तो सेम है, तो आर आर को काट देंगे। ओ भी सेम है, ओ को भी काट देंगे। ठीक है दोस्तों। वी भी सेम है, वी को भी काट देंगे। अब बचा क्या? ई और आई। क्या बचा? ई और आई। तो पहले ई आता है या पहले आई आता है? तो पहले ई आता है। क्या दोस्तों? पहले ई आता है। तो पहले चौथे नंबर का आएगा और उसके बाद तीसरे नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले चौथे नंबर का आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर का आएगा। तो कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दूसरा वर्ड आएगा, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद चौथा आएगा और उसके बाद तीसरा आएगा। ये दोस्तों डिक्शनरी ऑर्डर होता है। डिक्शनरी ऑर्डर से लगभग सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलें आगे। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल। आपको, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो प्यारे साथी, सभी प्यारे साथियों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़िए दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे? पहले हमको पहली जो इमेज दी हुई है ना, इससे नोटिस करना है। पहले हम इस बीच वाले को देखते हैं। ये जो बीच वाला है पहले इधर था, यानी पश्चिम की तरफ था, उसके बाद किधर हो गया? ऊपर हो गया। किधर हो गया? ऊपर हो गया। उत्तर की तरफ हो गया। क्या? उत्तर की तरफ हो गया। उसके बाद इधर हो गया पूर्व की तरफ, फिर क्या हो गया? दक्षिण की तरफ। यानी ये जो बीच वाला है वो घूम कैसे रहा है? वो कैसे घूम रहा है दोस्तों? वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपको घड़ी कैसे घूमती दिखेगी? ऐसी तो घड़ी घूमती दिखती है, बिल्कुल। घड़ी की सुई ऐसी तो घूमती है, आप कहेंगे बिल्कुल। यानी ये जो बीच वाली जो हमारा इमेज दी हुई है ये क्लॉकवाइज घूम रही है। कितनी डिग्री घूम रही है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अब पहले ये यहाँ पे थी, उसके बाद 90 डिग्री उत्तर की दिशा में हो गई, फिर 90 डिग्री घूमी पूर्व की दिशा में हो गई, फिर ये 90 डिग्री घूमी दक्षिण की दिशा में हो गई। अब ये 90 डिग्री घूमेगी तो किधर हो जाएगी? ये 90 डिग्री घूमेगी तो किधर हो जाएगी दोस्तों? पश्चिम दिशा में हो जाएगी। किधर हो जाएगी? पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगी। यानी ये जो व्हाइट वाला है ये किधर आएगा? ये इसके पीछे आएगा ना, आगे आएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत और ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है। अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इस तीर को, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको देखते हैं। तो ये ट्रायंगल पहले सीधा था, उसके बाद किधर हो गया? पश्चिम दिशा की तरफ हो गया, फिर किधर हो गया? दक्षिण दिशा की तरफ हो गया, उसके बाद किधर हो गया दोस्तों? पूर्व दिशा की तरफ हो गया। यानी कि ये जो ट्रायंगल घूम रहा है ये किस दिशा में घूम रहा है दोस्तों? ये ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। यानी कि कैसे घूम रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो हमारे पास बीच का इमेज थी ये क्लॉकवाइज घूम रही थी, और ये जो ट्राइंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो हम इसको ऐसे ही घुमा देंगे। ये 90 डिग्री घूम रहा है, पहले ऐसा था, फिर इधर की तरफ हो गया, फिर इधर नीचे हो गया, और फिर इधर हो गया, अब किधर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, यानी ऐसे करके ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसा किस में बनना है? ऑप्शन नंबर ए में बनना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने घर से स्कूल जाना चाहता है, घर से वह उत्तर की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। उसका विद्यालय किस दिशा की तरफ है? इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों जब भी आपको मिले ऐसा क्वेश्चन तो आपको लिखने नहीं बैठना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिखने नहीं बैठना है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। राम अपने घर से स्कूल जाना चाहता है। हम मान लेते हैं राम का घर यहाँ पर है। कहाँ है दोस्तों? राम का घर यहाँ पर है। हमको नहीं पता किस दिशा में, लेकिन उसने कहा है घर से वह उत्तर की ओर जाता है। किधर जाता है? उत्तर की ओर जाएगा, तो ऐसे ही तो जाएगा, उत्तर की दिशा ऊपर होती है, अभी मैंने बताया। और फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड मुड़ता है, तो लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे, इधर को मुड़ जाएगा। मुड़ गया दोस्तों? बिल्कुल मुड़ गया। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ता है। किधर? दाएं, यानी अर्थात अपने ऊपर मुड़ता है, इधर मुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये दाया हो गया, बिल्कुल मुड़ गया। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है और स्कूल पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे क्या है? उसका स्कूल है, वो अपने स्कूल पहुंच गया। अब हमसे पूछा है उसका विद्यालय किस दिशा में। हमसे ये नहीं पूछा कि उसके घर से विद्यालय किस दिशा में। याद रखिए दोस्तों, हमसे पूछा है उसका विद्यालय किस दिशा में। तो उसका विद्यालय किस दिशा में, ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? बताएंगे। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है। तो ये किधर है दोस्तों? ये पश्चिम दिशा की तरफ है। किधर है? पश्चिम दिशा की तरफ राम का स्कूल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो आप ये अलग अलग करके लिख लीजिए। आप एक बार भूल जाइए उत्तर दिशा, तो पहले लिखेंगे बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड लिखेंगे, एक लेफ्ट लिख लिया दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दाएं, दाएं अर्थात राइट ले लेंगे दोस्तों, राइट ले लेंगे। उसके बाद और अंत में वह बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है। तो ये 3 ही बार वो मुड़ा है, 3 ही बार मुड़ा है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपने मेरी ट्रिक देखी है, अगर आपने मेरी क्लास देखी है, तो आपको पता होगा डायरेक्शन वाली अगर आपने क्लास देखी है तो लेफ्ट से राइट एक कट जाता है। जैसे क्यों कट जाता है दोस्तों? जैसे यहाँ मैं खड़ा हूं, मान लीजिए आप, मान लीजिए पहले सीधे जा रहे हैं, फिर आपने क्या लिया? एक लेफ्ट लिया, उसके बाद एक क्या लिया? राइट लिया। तो आप किस दिशा में, अब भी आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं? उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, जहां आपने पहले चलना स्टार्ट किया। इसलिए एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, तो हमारे पास बचा क्या? एक लेफ्ट बचा। तो हमारा घर कहां से स्टार्ट हुआ था? उसने उत्तर दिशा की तरफ चलना स्टार्ट किया था, उत्तर दिशा की तरफ ही चलना स्टार्ट किया था ना, ये देखिए बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे? उत्तर दिशा से ही 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, किधर हो जाएंगे दोस्तों? हम ये हो जाएंगे पश्चिम दिशा की तरफ। क्या हो जाएंगे? पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें चलने की, स्टार्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से लिख लेना है, एक लेफ्ट दो राइट, एक लेफ्ट दो राइट, तो आपको उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आपको मेरी डायरेक्शन वाली क्लास अवश्य देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखने के बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल, मैं दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जहां ट्रिकों की आवश्यकता होगी वहां ट्रिक बताएंगे, जहां कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वहां कॉन्सेप्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ेंगे एक बार मेरे प्यारे साथी सभी, पढ़िए दोस्तों। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको काउंट करना है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए दोस्तों? 16 हो गए। तो 16 के फैक्टर कर लीजिए। 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 × 4, 4 × 4 ही फैक्टर होते हैं। 4 चक 16। आप कहेंगे बिल्कुल हमने फैक्टर कर लिए दोस्तों। तो ये जो फैक्टर है ना, इसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जैसे 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 का फैक्टर होता है 3 × 4। तो ये जो फैक्टर है ना, इनको इन टुकड़ों में तोड़ लीजिए, या तो 3 में तोड़ लीजिए या 4 में तोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो संख्या बैठी वो 16 बैठी, और उसके जो फैक्टर बनेंगे वो 4 4 बनेंगे। तो हम इनको कितनों में तोड़ लेंगे? 4 जो है उनमें तोड़ लेंगे। कितने में दोस्तों? 4 जो है उनमें आपस में तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ लिया बिल्कुल।
अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो अंत में क्या है, यहाँ खाली स्थान है, तो अंत में ये क्या है, यहाँ पे y है, तो यहाँ भी y होगी, क्या यहाँ भी y होगी। यहाँ बीच में क्या है, यहाँ b है, तो यहाँ भी b होगी। यानी कि यहाँ जो पहले इसके बाद क्या है, z, यहाँ z होगी, उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ खाली है, तो यहाँ भी a होगी। ये क्या होता है, ये दोस्तों एक पेयरिंग होता है। आपको जो फैक्टर दिए हुए हैं ना, उसमें तोड़ेंगे तो आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, y होगा, b होगा, z और a, यानी y b z a, y b z a। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ट्रिक क्या थी दोस्तों, इसमें ट्रिक थी, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, उसकी पहले नंबरिंग करनी है। गिन लेंगे कि 12 बैठे हैं, 16 बैठे हैं या 14 बैठे, तो उसके आपको फैक्टर कर लेने। ठीक है दोस्तों, फैक्टर जो आपको मिले सबसे पहले आप छोटे जो है फैक्टर करके देखिए, छोटे संख्याओं में आपस में बांट के देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पासे के निम्नलिखित दो अलग अलग रूपों में दी गई है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 के विपरीत होगी। हमको बताना है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको क्या सॉल्व करना है, हमको दो पासे दिए हुए हैं, इनसे हमको सॉल्व करना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो जब भी आपको दोस्तों इस तरह के पासे दिए हुए हैं, इसमें दोस्तों दो ट्रिकें लगती हैं। क्या दोस्तों, एक तो 1 कॉमन ट्रिक लगती है, क्या दोस्तों 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, या आपको 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। क्या 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, दो ट्रिक लगती है। तो इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे इसमें भी 6 दिया हुआ है इस पासे में, और इसमें भी 6 दिया हुआ है, तो दोनों पासे में क्या दिया हुआ है, 6 कॉमन दिया हुआ है, यानी 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। ठीक है, हम उसको अप्लाई करते हैं। तो 1 कॉमन ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, तो ये जो 6 है ना दोस्तों, इसको आप क्या कीजिए, ऐसे करके घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, यानी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हम इसको घुमाएंगे तो कैसा होगा, पहले यहाँ 6 लिख लीजिए, फिर यहाँ 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ऐसा लिख लिया बिल्कुल। और ये जो 6 है पासा, इसको भी आप क्या कर लीजिए, घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए, यानी 6 के बाद क्या आएगा, पहले यहाँ 6 लिखेंगे, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब ये जो दो आम से सामने लिखे हैं ना, ऊपर नीचे जो लिखे हुए, ये आपस में ही एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या दोस्तों, ये आपस में ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 4 है, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर बचा यानी 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर आपको दोस्तों, इसमें हमने कौन सी ट्रिक लगाई, 1 कॉमन ट्रिक लगाई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ। पढ़िए दोस्तों, यहाँ आपको कथन दिए हुए हैं और यहाँ आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं। पढ़िए दोस्तों, कुछ आलू प्याज है, तो हम बना लेंगे दोस्तों ऐसे करके, कुछ आलू जो है वो प्याज है, ऐसे हमने बना लिया कुछ आलू। यहाँ पे हम आलू लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ हम प्याज लिख देंगे, ये हमने लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कुछ प्याज जो है वो टमाटर, तो कुछ प्याज जो है वो टमाटर है, तो कुछ प्याज जो है वो टमाटर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी मान सकते हैं, हम इसको यहाँ पे आलू बना लें और ये प्याज हो गई और ये ऐसे करके टमाटर हो जाएगा। यानी टमाटर जो है ना दोस्तों, वो क्या होगा, टमाटर आलू को भी काट सकता है। मना नहीं किया है दोस्तों, कथन में कहीं मना किया हुआ है कि टमाटर जो है वो आलू नहीं हो सकते। तो ये दोनों जो हमारे डायग्राम है, ये दोनों हमारे डायग्राम बिल्कुल सही है, ये हम संभावना मान के चलेंगे। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। हमने डायग्राम बना लिए, बिल्कुल निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष है दोस्तों, कुछ टमाटर आलू हैं, कुछ टमाटर आलू हैं। इस वाले डायग्राम में टमाटर आलू हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल है दोस्तों। लेकिन इस वाले डायग्राम में दोस्तों क्या टमाटर आलू हैं, नहीं है दोस्तों। टमाटर अलग है, आलू अलग है, यानी कि आलू हो भी सकते हैं। क्या दोस्तों, आलू हो सकते हैं। दो डायग्राम बने। दूसरा जो हमारा निष्कर्ष है वो है कोई भी टमाटर आलू नहीं है। तो ऐसा मना कहाँ किया है कि उसने कथन में दोस्तों पढ़िए, कहीं ऐसा मना किया हुआ है कि कोई भी आलू टमाटर नहीं है, नहीं दोस्तों। इस वाले डायग्राम में टमाटर आलू को भी काट रहा है और प्याज को भी काट रहा है, यानी कि टमाटर जो है वो आलू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह का जो क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें क्या लगाना है, आपको लगाना है या तो फर्स्ट या तो सेकंड। आपको या तो वाला निष्कर्ष लगाना है, या तो पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। या तो यही होगा कि कोई भी आलू टमाटर नहीं है, या ये होगा कुछ आलू टमाटर हो भी सकते। तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट
या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए दोस्तों, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। पढ़िए दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई तालिका में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे, आपने दोस्तों ये जो बड़ा नंबर दिख रहा है ना, उसकी तरफ सॉल्व कीजिए। हम अगर इसको ऐसे भी सॉल्व करें तो हम यहाँ पे देखेंगे ये नीचे छोटा नंबर दिया हुआ है, तो ऊपर से नीचे सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इससे दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपको लगता है ऐड करके होगा, नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 16 की, तो कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। 80 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो 77 नंबर हमको प्राप्त होता है। आप कहेंगे बिल्कुल प्राप्त होता है, तो ये लॉजिक तो शायद लग सकता है। अगले वाले में भी देख लें, शायद लग जाए दोस्तों। 8 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 9 72, यानी कि 152 होगा। कितना होगा, 152 होगा। 152 में से 3 माइनस करेंगे तो 149। 149 दिया हुआ है बिल्कुल, यानी कि हमारा जो लॉजिक लगता है वो क्या लगता है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को माइनस कर देंगे। तो 12 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12 में अगर हम 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 का 6 हासिल का 3, 12 एकम 12 और 3 कितने हो गए, 15, यानी 156 हो गया। और 156 में से 3 को माइनस करेंगे तो 153 हो जाएगा। यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या आएगा, 153 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या लगा हुआ था दोस्तों, दो नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई की हुई थी और एक नंबर को माइनस, यानी 3 को माइनस किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, सभी में से कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि 3 को क्यों माइनस किया हुआ है, 3 को बस माइनस किया हुआ है, उसने माइनस किया हुआ है तो हमने भी माइनस कर दिया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे। पढ़िए दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंध रखता है। तो आपको इस तरह के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। उसने कहा वह मेरे दादा, जैसे यहाँ मान लेते हैं हम, ये वीना है, कौन है, ये वीना है। वीना के दादा, वीना के दादा पहले इसके पापा जी आएंगे, पापा जी के बाद दादाजी आएंगे, है ना, तो ये इसके दादाजी हो गए। के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र कौन होंगे, वीना के पिताजी होंगे। कौन होंगे, वीना के पिताजी होंगे। उनका पुत्र है, तो पुत्र होगा तो कौन होगा, वीना का भाई तो होगा। कौन होगा, वीना का भाई तो होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह लड़का कौन है, वह लड़का वीना का भाई है, ना कि चचेरा भाई है, भाई है। क्योंकि वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हुए, उसके पिताजी हुए। उसके पिताजी का पुत्र कौन हुआ, वीना का भाई हुआ। कौन हुआ, वीना का भाई हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करिए दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से एम एन, यानी कि यहाँ पे जो है वो दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण के निकट कौन सी छवि बनेगी, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे छवि बनती है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ये जो पास वाला नंबर है ना, ये हमेशा इसके पास में ही बनेगा। कहाँ बनेगा, ये हमेशा इसके पास में ही बनेगा। तो 3 ऐसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसके निकट होता है वो उसके निकट बनता है। उसके बाद के कैसा बनेगा दोस्तों, के कैसा बनेगा, के ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। उसके बाद 2 कैसा बनेगा, तो 2 ऐसा बनेगा। उसके बाद 8 तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा। और h कैसा बनेगा, h ऐसा बनेगा। और t कैसा बनेगा, t ऐसा बनेगा। अब देखिए दोस्तों, किस में ऐसा बना हुआ है, तो क्या इसमें बना हुआ है दोस्तों, इसमें k तो उल्टा बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत। इसमें देखिए, इसमें भी k उल्टा बना हुआ है, लेकिन इसमें 2 भी उल्टा बना हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसमें 2 भी उल्टा बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें सही दर्पण की छवि जो है वो दी गई है। ठीक है दोस्तों, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। मात्र 5 से 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पढ़िए दोस्तों,
निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो हमको ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है इसमें लुप्त संख्या पे कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह की संख्या दी जाए ना तो आप सबसे पहले नंबर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिए। डिफरेंस से दोस्तों लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो हम भी सबसे पहले यही करेंगे। ठीक है दोस्तों, 7 और 12 का कितना अंतर होगा, तो 7 और 12 का कितना अंतर होगा, आप कहेंगे 5 अंतर होगा। 12 और 22 का कितना अंतर होगा, 10 अंतर होगा। 22 और 42 का कितना अंतर होगा, 20 अंतर होगा। और 42 और 82 का कितना अंतर होगा, 40 का अंतर होगा। तो आपने क्या देखा दोस्तों, ये जो है डबल होता जा रहा है। 5 का दोगुना कैसा हो गया, 10 हो गया। और 10 का दोगुना कितना हो गया, 20 हो गया। 20 का दोगुना कितना हो गया, 40 हो गया। तो आगे क्या होगा, 40 का दोगुना कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। 80 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 162 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्यों कहा कि आप डिफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगभग दोस्तों 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन है जो डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट चले, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए दोस्तों, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो हमको ये बताना है सार्थक क्रम क्या दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या महासागर आता है, नहीं। क्या नदी आती है, नहीं। क्या तालाब आता है, नहीं। क्या समुद्र आता है, नहीं। तो क्या आता है, सबसे पहले तालाब होगा। तालाब यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तालाब क्यों होगा, सबसे पहले जो कोई होता है वो तालाब होगा सबसे छोटा। उसके बाद तालाब से बढ़ता बढ़ता क्या बनेगा, एक नदी का रूप ले लेगा। क्या होगा, नदी का रूप ले लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद नदी से क्या बनेगा, समुद्र बनेगा। क्या बनेगा, नदियों से बहुत सारे नदियों के मेल से क्या बनेगा, समुद्र बनेगा। और बहुत सारे समुद्रों के मेल से क्या बनेगा दोस्तों, महासागर बनेगा। क्या बनेगा, महासागर बनेगा। तो क्रम क्या होता है, सार्थक क्रम 2 3 4 1, ये हमारा सार्थक क्रम होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1। ठीक है दोस्तों, ये सार्थक क्रम बनता है। पहले तालाब बनेगा, बहुत सारे तालाबों के मेल से नदी बनेगी, बहुत सारे नदियों के मेल से समुद्र बनेगा, और बहुत सारे समुद्रों के मेल से महासागर बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़ेंगे एक बार सभी प्यारे साथी। पढ़िए दोस्तों, पेपर कटिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए दोस्तों, एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, पहले सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ना, पहले ये ब्लैंक पेपर था, उसके बाद इसको ऊपर से नीचे मोड़ा गया, यानी ऐसे करके मोड़ा गया नीचे, यहाँ पे देखिए दोस्तों। फिर इसको इधर से ऐसा मोड़ा गया, यानी यहाँ पे ऐसा मोड़ा गया, और यहाँ पे कटिंग हुई है। तो ये जो कटिंग हुई है पहले कैसा खुलेगा, पहले इधर खुलेगा। पहले किधर खुलेगा, पहले इधर ही खुलेगा ना दोस्तों, पहले इधर खुलेगा। किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। यानी ये जो है पहले यहाँ पे बने होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये यहाँ पे बनेगा, और ये जो है ये कैसा बनेगा दोस्तों, ये ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये वाला कैसा बनेगा दोस्तों, ये वाला ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक सर्कल होगा और यहाँ पे सर्कल होगा, फिर ऊपर बनेगा। तो ऊपर कैसा बनेगा, ऊपर ये बनेगा, ये भी पूरा हो रहा होगा। और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना दोस्तों। और ये सर्कल ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको तरह से देख लीजिए कौन से में। इसमें दोस्तों उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, इसमें तो आधे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग को आप देखने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक की बात नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए दोस्तों, एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, जब एक ही व्यक्ति का, क्या दोस्तों, एक ही व्यक्ति का ऊपर से भी और नीचे से भी स्थान दिया हुआ हो, तो आपको वो दोनों स्थान आपस में जोड़ देने। ठीक है दोस्तों, और आपसे कुल विद्यार्थी पूछे जाए, कुल संख्या जो है पूछी जाए। तो ऊपर से 7वां स्थान है अनुज का और नीचे से 26वां स्थान है, तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 33। कितना हो जाएगा, 33। अब ये हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, क्योंकि हमने एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो हम इसमें से एक को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 32। तो
कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 32, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला है दोस्तों ऊपर से ली हुई संख्या और नीचे से ली हुई संख्या व्यक्ति को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद उसमें से -1 कर देंगे, कुल विद्यार्थी या कुल जो है संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कीजिए दोस्तों, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वीडियो को पॉज करेंगे सारे प्यारे साथी और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो डॉक्टर, पिता, माता, इसका दोस्तों वेन आरेख क्या दर्शाता है? कौन सा ऐसा वेन आरेख है जो सर्वोत्तम इनके रूप को दर्शाता है? तो डॉक्टर कौन है दोस्तों? हम एक यहाँ डॉक्टर को बना लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ये डॉक्टर है, तो क्या पिता डॉक्टर नहीं हो सकता? कुछ पिता जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ पिता माताएं हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं? हाँ, तो कुछ माताएं डॉक्टर तो हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। यानी कुछ माताएं डॉक्टर भी हो सकती है और कुछ माताएं डॉक्टर नहीं भी होंगी। कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ पिता जो है वो डॉक्टर नहीं होंगे। तो कौन सा जो ऐसा वेन आरेख है जो सर्वोत्तम दर्शाता है इस संबंध को? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि सारे जो पिता हैं वो सारे डॉक्टर नहीं होंगे, ये सारे डॉक्टर पिता नहीं होंगे, उनमें से कुछ माताएं भी डॉक्टर होंगी और सारी माताएं डॉक्टर नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, चलिए कैसे सॉल्व होगा। दिए गए संख्या युग्म में से एक को छोड़कर से सभी इसक्रिय अपनाई गई है, उस असंगत संख्या का युग्म का चयन कीजिए। यानी ये जो हमको विकल्प दिए हुए हैं ना दोस्तों, इनमें से 3 किसी ना किसी तरह आपस में संबंध रखते हैं और एक ऐसा नंबर है जो आपस में संबंध नहीं रखता। तो जो संबंध नहीं रखता उसको हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले प्राइम नंबर देखना है, लेकिन यहाँ तो प्राइम नंबर की बात नहीं है, आपको ये दिख रहा है या तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है या यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे आपको क्यूब दिया हुआ है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो प्राइम नंबर से तो कोई लॉजिक नहीं है, तो हम पहले स्क्वायर से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है? बिल्कुल होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है? बिल्कुल होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन 21 का स्क्वायर दोस्तों 431 नहीं होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, अगर आपको स्क्वायर याद है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। बाकी जो 3 है उनमें सही लॉजिक लग रहा है, एक में नहीं लग रहा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर जो सही नहीं है वो ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 431 की जगह क्या होनी चाहिए संख्या? 441 होनी चाहिए। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पढ़िए दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले जिसमें आपको समय तारीख जो है वो सेम दी हुई है लेकिन वर्ष आपको भिन्न दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद है तो पढ़िए दोस्तों। 21 जून पहले हम लिख लेंगे, 21 जून 2007। क्या दोस्तों 21 जून 2007 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। कौन सा दिन था दोस्तों? गुरुवार था। हमने ये नोट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। उसके बाद नोट करेंगे 21 जून दोस्तों 2011, कौन सा 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, सबसे पहले ईयर का अंतर निकाल लेना है। तो इनका ईयर का अंतर कितना होगा? 4 वर्ष होगा। कितना होगा? 4 वर्ष होगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है इन वर्षों में कौन से वर्ष में लीप ईयर है। एक जितनी भी लीप ईयर होंगी उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो 2007 लीप ईयर है? नहीं। 2008 लीप ईयर है? हाँ बिल्कुल, यानी एक लीप ईयर मिली। क्या उसके बाद 9 लीप ईयर होती है? नहीं। लीप ईयर क्या होती है दोस्तों? लीप ईयर वो होती है जो संख्या 4 से, जो वर्ष 4 से भाग हो जाए वो लीप ईयर होती है, जो वर्ष 4 से भाग ना हो वो लीप ईयर नहीं होती। अगर आपको ये डिटेल से जाननी है तो आपको कैलेंडर की क्लास मैंने जो आपको कराई थी वो देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो लीप ईयर कितना? 1 है। तो ये जो लीप ईयर है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 वर्षों का अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 5 बचा हम इसको 7 से भाग देंगे। 7 से क्या होता है? 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन ही होते हैं, तो 7 से इसलिए भाग देते हैं। और 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 ही रिमाइंडर आएगा।
कितना रिमाइंडर आएगा, 5 ही रिमाइंडर आएगा। अब हमको कैसे निकालना है दिन, तो ये जो गुरुवार है ना, या तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, या तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, या -2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, तो आप तो 5 ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, या -2 करेंगे तब भी वही आएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। -2 करेंगे तो करिए दोस्तों, गुरुवार से कैसे जाएंगे पहले, फिर गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार आता है और मंगलवार आता है, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। अब आपको इसमें 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड कर के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा और मंगलवार आएगा, तब भी हमारा आंसर मंगलवार ही होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये कैलेंडर का बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। कीजिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन मिले तो आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको अलग करके लिख लेते हैं। EGIK, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है FILO, ये लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम इनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग ई पे क्या आता है, E 5 पे आता है, G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, K 11 पे आता है, F 6 पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है। नंबरिंग कर ली, बिल्कुल कर ली। तो क्या हो रहा है दोस्तों, 5 से 6 हो रहा है यानी +1 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है यानी +2 हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है यानी +3 हो रहा है, 11 से 15 हो रहा है यानी +4 हो रहा है। देखो आपको पता चला, नंबरिंग करने के बाद कितनी आसानी से हमको पता चल गया कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, +1 +2 +3 +4 का लॉजिक लग रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको नंबरिंग आनी चाहिए अल्फाबेट की। तो इसी तरह हम FHJ को लिख देंगे, FHJL, इसको हमको सॉल्व करना है। तो +1 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे और +4 ऐड कर देंगे। F 6 पे होता है, H 8 पे होता है, J 10 पे होता है, L 12 पे होता है। ठीक है, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है, G होता है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 पे क्या आता है, J आता है, J में 3 ऐड करेंगे तो 13, 13 पे क्या आता है, M आता है दोस्तों, और 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, 16 पे क्या आता है, P आता है। क्या आता है, P आता है। GJMP, GJMP, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, GJMP लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कितनी जल्दी, मुझे अल्फाबेटिक नंबरिंग आती है और उसके लिए आपको भी आनी चाहिए, यदि आप इतनी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, बताइए, मैं आपको बताता हूँ। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है। यानी ये जो आकृति दी हुई है, इन 4 विकल्पों में से किस विकल्प में ये आकृति दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आकृति क्या इसमें दिख रही है, नहीं, इसमें दोस्तों ऐसे दिख रहे हो, इसमें दोस्तों स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है, जबकि ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। क्या इसमें दिख रही है ऑप्शन नंबर सी में, नहीं, इसमें ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी दिख रही है, ये वाली भी नहीं दिख रही, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर डी में तो दिख ही नहीं रही। क्या ऑप्शन नंबर बी में मिल सकती है, देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। ये आपको दिख रही है दोस्तों, बिल्कुल दिख रही है, ये यहाँ से लाइन जा रही है, बिल्कुल। तो ये इसने पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। उस संख्या समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समान है। तो ये हमको बताना है कौन सी संख्या जो है वो इसके समान है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें क्या लगाना है लॉजिक, इसमें आपको दोस्तों इन 2 नंबरों का आपस में ऐड करके इसको बनाना है, या इन 2 नंबरों को आपस में ऐड करके इसको बनाना है, या इन 2 को आपस में ऐड करके इसको बनाना है। हमको ये 3 नंबर दिए हुए हैं ना, हमको इन 3 नंबर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, क्या दोस्तों आपको आसानी से दिख रहा होगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों दिख रहा होगा, क्या ये जो 625 लिख रहा है ना, ये क्या है दोस्तों, या तो क्यूब है, या घन है, या उससे अधिक है। यानी ये 625 कुछ तो है, ये तो हमको पता है 625 कुछ तो है, लेकिन ये नहीं पता क्या है। तो 625 क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये 625 जो है ना, वो 5 की पावर 4 होता है। क्या दोस्तों, 5 की पावर 4 होता है 625। कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है 625। ठीक है दोस्तों, तो 5 की पावर, ये जो बीच में दिया हुआ है, इसको इस वाले पहले वाले नंबर की पावर कर दिया गया है। ये वाला इसमें लॉजिक लग रहा है, तो हम भी इसमें ये लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों।
2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। बिल्कुल 8 होगा। 8 दिया हुआ है? नहीं। 2 की पावर 6 होता है दोस्तों, 32। तो ये गलत बिल्कुल। 3 की पावर 4 क्या 81 होता है? 3 की पावर 4 क्या 81 होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों? 3 की पावर 4 होता है 81। कितना होता है? 81। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 का 64। तो 64 तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ये आपको क्लियर बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने अपनी दोस्तों पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट ला के दे सकूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है दोस्तों, आपको जगह जगह से अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट ना करने पड़े, ये मैंने अपनी कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको वैसे कोशिश पूरी की है। आपको क्लास समझ में भी आई होगी। क्लास कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली क्लास और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं, क्लास आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना इस क्लास का रिवीजन अवश्य करते रहिए। जो मैंने आपको 25 के 25 क्वेश्चन कराए, इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।